ठीक है, तो चालू करते हैं। क्या हुआ? तो अभी टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लिमिटिंग एजेंट हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। क्या होता है लिमिटिंग एजेंट, तो थोड़ा बताती हूँ। लिमिटिंग एजेंट यानी क्या, जो रिएक्टेंट रिएजेंट यानी क्या, तो रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट यूज होते हैं कभी कोई केमिकल रिएक्शन में, कोई में तो एक ही रहता है। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट का अमाउंट कम अमाउंट रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग एजेंट। और जो कम अमाउंट में क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, यानी रिएक्शन की जो भी क्वांटिटी है प्रोडक्ट बनाने की उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। इसके ऊपर हमने सैटरडे को न्यूमेरिकल्स भी किया है। ठीक है, तो देखते हैं। आगे का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एज अ केमिस्ट हमको बहुत सारे सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो तुमको ये सब टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे मेन पॉइंट है कि कंसंट्रेशन नाम की चीज यानी होता क्या। तुमने सुना होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, पढ़ा भी होगा 9th में। ठीक है, तो क्या है, देखो वो बताया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि तुम किसी चीज का सॉल्यूशन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम NaOH का ही सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उसमें तुम एक सॉल्यूट रहता है और एक क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, तो जो भी जब तुम सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन तुमने बना लिया, तो वॉल्यूम में अगर NaOH के मॉलिक्यूल्स कम रहे, सॉल्वेंट के तो हमेशा ज्यादा ही रहते हैं, NaOH के प्रोपोर्शन से बहुत ज्यादा कैसे रहे, कम रहे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। और अगर नॉर्मल अमाउंट से कैसे रहे, ज्यादा रहे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहे तो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट। यानी कंसंट्रेशन यानी क्या, तो जिस सब्सटेंस का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, उसका अमाउंट अगर सॉल्यूशन में ज्यादा रहा या फिर कम है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन। समझा कंसंट्रेशन यानी क्या। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन नाम की चीज है, ठीक है, ये चार टर्म्स में समझाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला है मास परसेंट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, वेट परसेंट। ठीक है, कि कितना मास परसेंट है, कितना परसेंट NaOH है इस वाटर में, ठीक है, कितना परसेंट HCl है। ठीक है, जब तुम केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो वहां के ऊपर जो बॉटल रहती है वहां लिख के रखता है इतना नॉर्मल सॉल्यूशन है HCl का। HCl के सॉल्यूशन तुमको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाएंगे, एक नॉर्मल, दो नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल। ठीक है, ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में तुमको क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन। यानी कि क्या, तो HCl का अमाउंट हम हर एक इसमें कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो इसको, ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसको अलग अलग टर्म में पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, या फिर मास परसेंट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, वेट परसेंट। तो हम क्लियरली समझते हैं मास परसेंट यानी क्या होता है। तो देखो, मास परसेंटेज कैन बी डिफाइन एज द परसेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट यानी क्या होता है, जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, ठीक है, उसमें सॉल्यूट का जितना परसेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंट। मतलब फॉर्मूला क्या है, देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, समझ में आया, मास परसेंट यानी क्या, तो जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं, यानी सॉल्यूशन तो हम बना रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट का जितना परसेंट रहेगा उस सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट यानी क्या, जैसे देखो तुम सॉल्यूशन बनाओगे तो वे करके डालते, हाँ, मास में क्या बता रही हूँ सुनो पहले। ठीक है, मास यानी क्या, तो सॉल्यूशन का मास यानी क्या, तुम कितना ग्राम वाटर ले रहे हो, 100 ग्राम जो भी है, और जो भी सॉल्यूट ले रहे हो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, दोनों को मिला दोगे, दोनों का जो मास होगा, किसका मास होगा, सॉल्यूशन का मास। ठीक है, और उसमें जो भी परसेंट होगा किसका, सॉल्यूट, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं। ठीक है, या फिर मास परसेंट हम कह सकते हैं कि इसमें इतना सॉल्यूट है, इस सॉल्यूशन में इतना परसेंट क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वे करना पड़ता है तुम, ठीक है, वे करना पड़ता है, और वॉल्यूम लेना पड़ता है सॉल्यूशन का, जो सॉल्वेंट रहता है उसका,
या फिर अगर सॉलिड सॉलिड का बना रहे हो तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, वेट ही लेना पड़ेगा। एक लिक्विड और एक क्या है, सॉलिड है, तो एक का वेट लेना पड़ेगा, दूसरे का क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो वो भी टर्म मास परसेंट में आती है, लेकिन वो तुमको नहीं दी है यहाँ पे, तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। वो वॉल्यूम वाला भी आता है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये मास परसेंटेज है, समझ में आया। मास परसेंट यानी क्या, सॉल्यूशन में परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट जितना रहेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, मास परसेंट। अब मोल फ्रैक्शन यानी क्या, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन टू द नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन यानी क्या, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन में दो प्रकार की चीज मिलके क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, सॉल्वेंट। तो क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन क्या है, ये रेशियो है, क्या है, रेशियो। किसका रेशियो है, तो जो दो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल देखो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें ए सॉल्यूट है और बी क्या है, सॉल्वेंट। तो अगर हमको ए सॉल्यूट एक पार्ट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या है, मोल फ्रैक्शन यानी क्या, इट इज द रेशियो ऑफ एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ एक कंपोनेंट सॉल्यूशन का, कौन है, ए, और डिवाइडेड बाय पूरा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या है मोल फ्रैक्शन, तो जो कंपोनेंट रहेंगे सॉल्यूशन का, किसी एक का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल, उसको हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। समझे, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ बोला इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट रहता है, क्या, दो कंपोनेंट रहते, तो किसी एक कंपोनेंट का अगर हम नंबर ऑफ मोल ले रहे हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, उसको ही हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। समझा। तो यहाँ पे मैंने दिया भी है, इफ सॉल्यूट ए, अब एक ए सॉल्यूट ले रहे हैं हम और उसको बी में क्या कर दे रहे हैं, डिसॉल्व कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नमक लिया और पानी में क्या कर दिया, डिसॉल्व, मैंने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बनाया। दो कंपोनेंट है, एक सॉल्ट है और एक क्या है, वाटर। अगर किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट हमने बनाया उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। समझा। किसी ने पूछा वाटर का क्या होगा मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। समझा। तो यहाँ ए और बी एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट। मैंने नमक और पानी लेके तुमको बताया। समझा मोल फ्रैक्शन यानी क्या, समझा सबको। आगे है मोलैलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन रहता है, ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है। देखो मैं तुमको बताती हूँ, मोल फ्रैक्शन वाला बहुत कम मैंने आज तक जो भी देखा है, इसमें परसेंटेज वाले ज्यादातर बॉटल के बाहर लिख के रहते हैं, इतना परसेंटेज वाला है करके, ठीक है। और ये मोलर लिख के रखा रहता है, 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर जो भी है, बॉटल के आगे लिख के रखता है कि ये 1 मोलर का सॉल्यूशन है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो भी है, ठीक है। तो मोलैलिटी यानी क्या, इट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। क्या है मोलैलिटी, तो जितना नंबर ऑफ जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय जितने वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। समझा। मोलैलिटी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस नीचे वाली टर्म अलग हो जाएगी। इट इज मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या होगा, मास होगा, ठीक है। मास यानी सॉलिड भी हो सकता है सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी, मास किस में होना चाहिए, केजी में, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। समझा। मोलैलिटी यानी क्या, मोलैरिटी यानी क्या, फॉर्मूले याद रखना है तुमको। तुमको देखो ये क्यों यूज में आते हैं, देखो मैं बताती हूँ। अगर तुम्हारे एक प्रोफेसर ने तुमको बोल दिया 1 मोलर क्या बनाना है तुमको, सॉल्यूशन बनाना, या फिर ग्राम में दिया रहेगा, जैसे देखो तो तुमको, हमको बीएससी में ऐसा रहता है कि 0.1 मोलर क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जांपल बोल दिया HCl का सॉल्यूशन बना, ठीक है। मोलैरिटी ऑलरेडी बता दिया है कितना होना चाहिए, 0.1। वॉल्यूम भी बता देते हैं कब, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी बता दे कि इतना वॉल्यूम है, दो
250 ml में तुमको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, वॉल्यूम तुमको पता चल गया है, मोलालिटी तुमको पता चल गई है, नंबर ऑफ मोल्स से तुम क्या निकालोगे, उसका मास निकालोगे कि कितना तुमको क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए उसमें डिसॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले से तुमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता है सॉल्यूट का, तुमको पता है बनाना क्या है, HCl, यानी उसका मोलर मास तुमको पता हो। नंबर ऑफ मोल यानी क्या, मास अपॉन मोलर मास, यही है ना। अब नंबर ऑफ मोल तुम इस फॉर्मूले से निकाल ले रहे हो, ये निकाल ले रहे हो, ये ऑलरेडी तुमको पता है, तो मास तुम निकाल सकते हो, यानी वो वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट डालना है वो तुम पता कर सकते हो, समझे। तो ऐसे सॉल्यूशंस बनाने के लिए तुमको किसकी जरूरत पड़ती है, फॉर्मूले, समझे, कि ये इतना लो ये दो और बनाओ। ठीक है, उस समय तुमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। अभी तुमको सॉल्यूशन बनाने के लिए नहीं देते, ग्रेजुएशन में देते। ठीक है, लेकिन पूछते हैं, उनको भी कुछ जिज्ञासा रहती है ना, सोचते कि क्या पता स्टूडेंट्स को पता हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी परसेंटेज वाला भी सेम टू सेम रहता है, ऐसा तुमको बनाने पड़ते हैं सॉल्यूशंस। नॉर्मेलिटी नहीं दी है, वो भी एक टर्म है। फिर यूज ऑफ ग्राफ इन एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस जब करते हैं, आगे हायर स्टडी में तुम करोगे तो ज्यादातर ग्राफ का यूज किया जाता है। अभी भी जब तुम फिजिक्स के जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां जब ज्यादातर ऑब्जर्वेशन टेबल रहता है और उससे तुमको क्या बनाना पड़ता है, ग्राफ। और करेक्ट रीडिंग तुमको किससे मिलती है, ग्राफ से मिलती है, एनालिसिस किसी भी चीज का। वैसे ही केमिस्ट्री में भी सेम टू सेम वैसा ही। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं और बराबर करेक्ट रीडिंग तुमको मिलती है। जो चीज की रीडिंग तुमको प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली मैथमेटिक्स से सॉल्व करके नहीं मिलती है, उसकी रीडिंग तुमको किससे मिल जाती है, ग्राफ से। तो इसका यूज भी किया जाता है, ऐसा बोला। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री आल्सो इन्वॉल्व डिड्यूसिंग सम रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अंडर स्टडी। तो क्या बोल रहा है कि ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये और एक चीज से, इसके बीच में और एक चीजें डील करता है ना, पढ़ता वगैरह आता है क्या, तो ये पता लगाता है दो और दो से ज्यादा मैटर की प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन। ठीक है, किस स्टडी करता है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन दोस प्रॉपर्टी। रिलेशन कैसे पता चलता है, तो उन दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तब पता चलता है कि डायरेक्टली इनवर्सली कैसे, या फिर रिलेशन कोई है ही नहीं। Once the classical example relation between temperature and volume of given amount of gas। एग्जाम्पल भी दिया है कि जब गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन है। रिलेशन बता रहा है कि अगर वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, गैस के बारे में बता रहा है। तो ये तुमको रिलेशन पता चल गया, मैटर की दो अलग अलग प्रॉपर्टी, दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन पता करने के लिए मैटर की प्रॉपर्टीज, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है, ऐसा इन्वॉल्व है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, समझा तुमको क्या है ग्राफ का यूज। फिर उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन आंसर, ये समझाऊं मैं। ठीक है,